नमस्कार मित्रों। आज बड़ा ही सरप्राइज़ है। आज की तारीख में जो घटना घटी है देश में, वो उस पर सारे देश में ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। ये आप कह सकते हैं कि सरप्राइज़ ऑफ द सरप्राइजेस, अनहोनी हो गई। और वैसे राजनीति में अनहोनी होना कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो होती ही रहती है। पर आज की घटना से निश्चित तौर पर लोग सत्ते में आ गए। मैं अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर हूँ आपके साथ। इससे आप इंडियन पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा कि शरद पवार जी की पार्टी दो फाड़ हुई, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। क्या भाजपा ने ज़बरदस्त बाजी मार ही ली है? क्या सचमुच ही ऐसा हुआ है? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या शरद पवार जी को सचमुच पता नहीं था कि उनके भतीजे बाहर निकल रहे हैं और भाजपा के साथ गठजोड़ में जाने वाले हैं? थोड़ा ये भी एक सरप्राइज़ है, ये माना नहीं जा सकता है। वैसे लोग कह रहे हैं कि उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने लोगों को छोड़ दिया था कि जो आपकी मर्जी हो करो। तो क्या वो इस तरह से आसानी से छोड़ सकते थे? क्योंकि यह भी एक सरप्राइज़ है कि ठीक है, ये तो अजित पवार जी आए, छगन भुजबल जी भी आए, और लोग तो थे ही, परंतु इनके साथ साथ प्रफुल्ल पटेल भी दिखे। प्रफुल्ल पटेल वो तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, वे तो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं एनसीपी के, सुप्रिया जी के साथ, जो शरद पवार जी की बेटी है। तो क्या यह सब शरद पवार जी की मर्जी से हुआ है? कहना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें तो उन्होंने साफ साफ ऐसा कहा कि मेरे साथ इस तरह की घटना पहले भी घटी है और मैं कई बार जीरो से उठा हूँ, फिर मैं उठूँगा, मैं इलेक्शन में जाऊँगा और मैं फाइट बैक करूँगा। वैसे शरद पवार जी फाइट बैक करने के लिए जाने जाते हैं, हर फ्रंट पर, पॉलिटिकल फ्रंट पर भी, अपने हेल्थ के फ्रंट पर भी, और जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है वो फाइट बैक करते हैं और विजयी होकर के निकलते हैं। तब क्या माना जाए? ये एक दूसरा इशू है। और तीसरा इशू, क्या इससे सचमुच भाजपा वहाँ की 48 सीटें निकाल लेंगी? क्योंकि अब तो भाजपा खुद है ही है, साथ ही साथ शिवसेना भी शिंदे जी के साथ है। अब शिव सैनिक कितने शिंदे जी के साथ हैं इसका पता तो कोई चुनाव हो तब तो पता चले। अब तो चुनाव होने ही हैं, अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी चुनाव होने हैं, वहाँ के जो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। और हालांकि स्टेट इलेक्शन में तो अभी विलम्ब है, पहले उसके पहले तो यही हो जाएगा, लोकसभा का इलेक्शन ही हो जाएगा। अब ये बात अलग है कि हो सकता है कि लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ वहाँ के राज्य के असेंबली का भी इलेक्शन हो जाए, तब तो खैर साथ ही होंगी चीज़ें। अब यहाँ एक ज़बरदस्त पेंच है मेरी समझ से। अगर शरद पवार जी ने सचमुच ही सब कुछ जो उनके साथ घटी वो उनके लिए एक सरप्राइज़ था, जो कि मानना कठिन है, तो क्या वो सचमुच फाइट बैक करेंगे इस एज में, जब वो 82 ईयर्स पार करेंगे, जब तक चुनाव आएगा वो अपने करीब करीब उससे भी 1 साल और आगे निकलने की स्थिति में आ जाएंगे। अब इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि सरप्राइजेस तो शरद पवार जी के साथ भी होते रहे हैं, उन्होंने भी दिए हैं लोगों को, और अब उनके भतीजे ने, अगर यह मान लिया जाए कि उन्हें कुछ पता नहीं था, तो उनके भतीजे ने, अजित पवार जी ने उनको दिया है। प्रफुल्ल पटेल जी भी उनके साथ आ गए। सबसे बड़ी बात यह है, और इसीलिए संदेह होता है कि प्रफुल्ल पटेल जी, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं कहा, उनके साथ छगन भुजबल जी तो कहा, उन्होंने तो अपनी बातों को रखा, अजित पवार जी ने तो रखा ही। अब उन्होंने क्यों नहीं रखा? माना जा रहा है कि वो अगले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में वो वहाँ संभवतः वहाँ जाएंगे, उसमें जुड़ेंगे। अगर अब ऐसा हुआ तो सब कुछ लगता है जैसे किसी सेट ट्रैक पर चल रहा है।
चूँकि एक बात और भी है कि जो उद्धव ठाकरे का शिव सैनिक या शिवसेना ग्रुप है, उसके फंक्शनिंग से और खुद उद्धव ठाकरे जी की फंक्शनिंग से शरद पवार जी बहुत खुश नहीं चल रहे थे। तो अब ऐसे में कहीं उनकी कोई अंदरखानी उनका सपोर्ट तो नहीं है, परंतु आज उन्होंने जिस ताकत से कहा कि वो फाइट बैक करेंगे और चुनाव में फिर से एक नया टीम खड़ा करेंगे, तो उसके लिए तो हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। शायद ये हो भी सकता है कि वो अपना चुनाव अपना खड़ा करें। एक और बात ये भी हो सकती है कि चूँकि अभी हम लोगों ने देखा है, अभी खुद प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो फैमिली लेड पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें एक शरद पवार जी की भी पार्टी मानी जाती है। शरद पवार जी ने अपनी पुत्री को सुप्रिया सुले जी को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया है। उनके साथ साथ प्रफुल्ल पटेल भी थे, तो लेकिन उससे अजित पवार जी नाराज चल रहे थे। अब ऐसे में उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं सोचा हो कि चलो पार्टी का लीनियस तो चलेगा खुद उनके ही ब्लड से, मतलब सुप्रिया जी ही होंगी, लेकिन अजीत पवार जी ने पार्टी को खड़ा करने के लिए जिस तरह से कंधे से कंधा मिला करके और उनके निर्देश पर काम करते हुए पार्टी को खड़ा करने में शरद पवार जी की भागीदारी निभाई है, तो वो उन्हें भी यूँ छोड़ नहीं सकते थे। चूँकि अब इधर तो उन्हें देना उचित नहीं लग रहा होगा, तो संभव है कि उन्होंने उनकी बात भी मान ली हो, चूँकि वो बहुत समय से कह रहे थे कि हम लोगों को भाजपा के साथ जाना चाहिए। तो तुम भी खुश रहो, हमारा भी ये जो स्टेट लाइनेज है ये हमारे ही बच्चे को मिलेगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि अभी वहाँ शिवसेना के साथ भी क्या हुआ था, राज ठाकरे जी को तो स्थान मिला नहीं। उतना उन्होंने खड़ा करने में मदद की थी, पार्टी को खड़ा किया था उन्होंने, तो लेकिन वो तो फिर बाहर हुए और लेकिन उनको उसका नुकसान हुआ। आज उनके पास सिर्फ एक एमएलए है। तो ऐसे में शायद एक रास्ता उन्होंने सोचा हो कि, और अभी कई ईडी के छापे वगैरह भी पड़ रहे थे, तो ऐसे में ये दोनों तरफ वाली बातें होने। अब ऐसा है कि अब इसे आप जैसे समझ लीजिए, क्योंकि शरद पवार जी इस चीज़ के लिए जाने भी जाते हैं, वो लास्ट आवर में ही कुछ ऐसा उनकी बातों का पता चल पाता है। शरद पवार जी ने शिवसेना को मदद की थी, उन्होंने भाजपा को भी मदद की है। अब ऐसे में मुझे लगता है कि अगर सचमुच में शरद पवार जी सपोर्ट कर रहे होंगे अजित पवार जी के कैंप को, तब तो भाजपा के लिए बाजी बड़ी है। परंतु अगर वह नहीं कर रहे होंगे तो जितनी बड़ी बाजी लोग समझ रहे हैं उतनी बड़ी बाजी हो पाएगी कि नहीं, मुझे इसमें संदेह है। क्योंकि शरद पवार जी जब खड़े होंगे चुनाव में अपने सदल बल के साथ, तो उनके साथ दो बहुत पावरफुल फैक्टर होगा। एक तो ये कि देखिए, मैंने मेरे अपने भतीजे ने, जिसको मैं अपने बेटे की तरह मैंने रखा था, माना था और उसको खड़ा भी किया था, उसने मुझे इस उम्र में धोखा दे दिया। और दूसरी बात वो ये भी कह सकते हैं जनता के बीच कि अब तो ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, इसके बाद मैं निश्चित तौर पर नहीं लड़ूंगा। वैसे लास्ट इलेक्शन कहना मुश्किल है, उसके बाद भी क्यों नहीं लड़ सकते, परंतु एज को देखते हुए वो एक ये बात, क्योंकि इंडियंस तो इमोशनल हैं ही हैं, और उसका तो राजनीति में नेता गण को फ़ायदा मिलता रहा है, तो ये फ़ायदा फिर उन्हें मिलने की संभावना भी रहेगी। और वैसे में क्या अभी जो समझा जा रहा है कि आज की बाजी से लगता है भाजपा का जो संगठन है, मतलब भाजपा का जो एनडीए है, उसमें वो निश्चित तौर पर 4800 सीट ले जाएगी। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली। पहला तो यूपी है, सबको पता है, फिर ये है महाराष्ट्र है, फिर बिहार है 40। ऐसे में
मेरी समझ ये बन रही है कि अगर शरद पवार जी सचमुच काफ़ी गंभीरता के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, अपनी पार्टी को पूरा पुनः खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। परंतु अगर वो वहाँ उन्होंने कुछ थोड़ा भी ढीला ढाला रुख अपनाया, तो इसका अर्थ है कि इलेक्शन के बाद सुप्रिया जी भी भाजपा में शामिल होंगी और अब तब उस वक्त तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। परंतु अभी थोड़ा समय है इन सब बातों को समझने का। देखते हैं क्या होता है। अब इसने अपोजिशन पॉलिटिक्स को तो एक ज़बरदस्त धक्का दिया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी पटना में जिस तरह से वो वहाँ आए और जिस तरह की जिम्मेवारी उन्हें मिली और जिस तरह से आज भी उन्होंने टेलीफोन पर सभी अपोजिशन के बड़े नेताओं से बातें की हैं, उससे तो वह लग रहा है कि वो अपनी जगह पर कायम है। लेकिन जो नीचे जो उनकी जो ज़मीन खिसकी है आज, उसके बाद उनकी हैसियत क्या होगी, ये बड़ा ही डाउटफुल है। चूँकि ये भी सच है कि भाजपा के साथ अभी भी उद्धव ठाकरे नहीं है और भाजपा के साथ अभी भी शरद पवार नहीं है, उनके लोग हैं। अब उनके लोगों का होना जनता के बीच में कहाँ तक उन्हें मदद पहुँचाएगा, ये तो इलेक्शन में ही दिखेगा। पर भाजपा को भी बहुत ज़्यादा खुश होना नहीं चाहिए, क्योंकि नेता अभी भी इनके साथ आए नहीं हैं। उद्धव ठाकरे अभी भी इनके साथ नहीं है, शरद पवार जी अभी भी इनके साथ नहीं है। इसलिए इमोशनल बेसिस का फ़ायदा अभी भी उद्धव ठाकरे जी को भी हो सकता है, अपने जो उनका जो वोट बैंक जो बना हुआ है उसमें, और इधर शरद पवार जी को भी हो सकता है। लेकिन अब इसे भाजपा किस तरह से और भाजपा के साथ आए हुए ये जो बड़े नेता हैं अलग अलग दलों के, ये कितना कुछ कर पाते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो हमें वी विल हैव टू क्रॉस आवर फिंगर्स, वी विल हैव टू वेट फॉर दैट, पुट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई assessment, and also like it, subscribe it, and if you really prefer, share it. Thank you. Jai Hind.